हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अपना एक सैंपल पेपर कवर करेंगे आज। तो सैंपल पेपर में जो हमारे सबसे पहले क्वेश्चन है आज का, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, चूज द अल्टरनेटिव। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हेन टोटल यूटिलिटी आर फिक्स्ड देन मार्जिनल यूटिलिटी। जब हमारी कुल उपयोगिता स्थायी होती है तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है वो कैसी होती है? क्या वो जीरो होती है, या वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, फिर वो क्वालिटेटिव होती है, जीरो होती है। तो जो हमारी कुल उपयोगिता स्थायी हो जाती है तो वहां पे जाकर के हमारी सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म, उत्पादन फलन। एक फर्म का उत्पादन फलन जो होता है वो हमें क्या दिखाता है? वो हमें प्रोडक्शन मतलब उत्पादन दिखाता है, या फिर वो हमें इनपुट और आउटपुट यानी कच्चे माल में और तैयार माल में जो आपस में संबंध है वो बताता है, या फिर हमें वो लागत बताता है, या फिर वो हमें माल बनाने के जो कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो बताता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो हमें एक रिलेशन बताता है, किसमें? इनपुट और आउटपुट में। अगर हम मशीन में कच्चा माल डालेंगे तभी तो तैयार माल आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। हमारा इंडिया में जो वित्तीय वर्ष होता है उसका हमें टाइमिंग बताना है। तो एक तो होता है कैलेंडर ईयर जो हमारा चलता है जनवरी से दिसंबर, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष जो हमारा चलता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। तो इसका आंसर 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की इच्छा। तो ये हमें बताता है, इसमें हमारे जो पास जो 4 ऑप्शन है वो है डेल्टा सी, डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, या फिर ये हमें बताता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, या फिर हमें ये रिलेशन बताता है इनकम और कंजम्पशन में, या फिर ये हमें रिलेशन बताता है सेविंग्स और इनकम में। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये हमें संबंध बताता है कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, आपस में क्या संबंध है। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपटीशन इन द प्राइस टेकिंग बिहेवियर। इनमें से कौन सा प्राइस टेकिंग बिहेवियर है कंपटीशन मार्केट का? इम्परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, या फिर नॉन कम्पिटिटिव मार्केट। तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, जिसमें जो हर एक चीज के जो रेट है, जो कीमत है वो फिक्स रहती है, तो यहाँ पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकिंग होती है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के जो फादर थे वो थे चाणक्य, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स पूछा है यहाँ पर। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, आधुनिक अर्थशास्त्र है, उसके जो फादर है वो कौन है? एडम स्मिथ है। नेक्स्ट, फिर द ब्लैंक्स में एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम बताना है आपको। औसत आगम हम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम में हम जब क्वांटिटी का डिवाइड देंगे तो हमारी एवरेज रेवेन्यू मतलब एवरेज इनकम आ जाएगी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट imposed an upper limit on the price of a goods or service which called ceiling। जब सरकार किसी भी चीज के या वस्तु के या सेवा का जो अधिकतम मूल्य है वो निर्धारित कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। और जब सरकार किसी भी चीज के कम से कम एक रेट तय कर देती है कि ये चीज कम से कम इतने रुपए में जरूर बिकेगी, तो उसको हम प्राइस फ्लोर कहते हैं। In perfect competition, every firm produces and sells a commodity. Same type, the हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन परफेक्ट कंपटीशन एवरी फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स ए कमोडिटी। जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार होता है उसमें जितनी भी गुड्स होते हैं वो सब सेम टाइप के होते हैं। नेक्स्ट, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है उसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसका क्या नाम होता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डैश शेयर्स इन द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार। जब किसी चीज को बेचने वाले थोड़े से कम होते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। और जब किसी वस्तु को बेचने या बनाने वाला एक आदमी होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? मोनोपोली, एकाधिकार। लेकिन यहाँ पर ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। तो किसी भी वस्तु के जब
दो या चार सेलर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली। तो हमारा जो है फिल द ब्लैंक्स है वो क्या है, फ्यू सेलर्स, किसी चीज को बेचने वाले जब कम होते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट आल्सो कॉल्ड डैश रेट, विदेशी विनिमय दर को हम लोग इस नाम से भी पुकारते हैं, फॉरेक्स रेट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज डैश इन द बैलेंस बजट। जो हमारा बजट होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट और एक होता है बैलेंस बजट। तो जो बैलेंस बजट होता है हमारा, उसमें हमारी आय और व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स इसमें इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट पढ़ते हैं हम ट्रू और फॉल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उसको हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट भी कह सकते हैं। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारे पास जो दो में से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हम उसको चुन लेते हैं, इसीलिए हम इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। पहले एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स लगता था, अलग अलग टैक्स लगता था, लेकिन अब एक जो हमारी कोई वस्तु होती है उस पर एक ही बार टैक्स लगेगा और पूरे भारत में एक जैसा टैक्स लगेगा। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम वन नेशन वन टैक्स भी कह सकते हैं, एक देश एक जैसा टैक्स एक वस्तु पर। तो क्या ये सही है? हाँ, ये ट्रू है हमारा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लास्ट लेंडर टू द बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो हमारा लास्ट लेंडर, यानी कि जब हमें पैसे की जरूरत पड़ती है हम कहाँ जाते हैं, बैंकों के पास जाते हैं। लेकिन जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक कहाँ जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। तो सबसे लास्ट में किसी को भी पैसा कौन देता है, रिजर्व बैंक देता है। नेक्स्ट, इफ एट ए प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। अगर हमारी जो पूर्ति है वो ज्यादा हो जाए, किससे, मांग से, then we say that there is an excess market demand। तो इसी को हम लोग excess market demand कह सकते हैं। तो ये हमारा गलत है, यहाँ पर पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, तो इसलिए ये गलत है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारी अगर डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम, उस कंडीशन को हम एक्सेस डिमांड कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं? फॉल्स, नहीं, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड कर्व इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। जो बाजार मांग वक्र होता है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू वक्र भी होता है। फॉल्स, गलत है, ये हमारा आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम। सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है स्थानापन्न वस्तु। जब हम किसी एक वस्तु की जगह किसी दूसरी वस्तु से काम चला लें तो उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफी, अगर हमें किसी होटल पे जाकर के हमने टी वगैरह यानी कि चाय वगैरह मांगी और होटल में हमें चाय नहीं मिली तो हम कॉफी से भी काम चला लेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है पूरक वस्तु। जब एक साथ दो गुड्स की डिमांड होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा कार एंड पेट्रोल। अगर हम गाड़ी खरीदेंगे तो हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है ह्रास। तो जो डेप्रीशिएशन होता है ये रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम किसी भी चीज पर डेप लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी लास्ट में कुछ साल बाद, तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा और उसकी जगह हमें कोई नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो हमारा जो डेप्रीशिएशन है इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड का आंसर हमारा ई हो रहा है। नेक्स्ट, कंजम्पशन गुड्स, उपभोग वस्तुएं। ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह ये ऐसी वस्तुएं हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, डेली इस्तेमाल करते हैं। हम कौन है, कंज्यूमर है, और हम डेली जो भी सुबह शाम तक चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब हमारे लिए क्या होती हैं, कंजम्पशन गुड्स यानी कि कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स, अल्टीमेट कंज्यूमर, ये इसका करेक्ट आंसर है। चौथे का हमारा आंसर ए है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो हम कोई गोल्ड वगैरह खरीदते हैं या हमने अपना पैसा किसी गाड़ी में खरीदने में लगा दिया,
तो जो इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, द स्टॉक ऑफ फिजिकल गुड्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम कोई अगर गोल्ड वगैरह खरीद रहे हैं तो उसका कोई भौतिक स्वरूप होता है, वो गोल्ड जो गोल्ड है उसको हम छू सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इसका सही आंसर है द स्टॉक ऑफ फिजिकल गुड्स। नेक्स्ट, इनकम एनालिसिस ऑफ केन्स। कीन्स की जो थ्योरी थी वो इनकम एनालिसिस थी, उन्होंने इनकम के ऊपर डीपली स्टडी की थी। तो उनका जो सिद्धांत था, उनका जो प्रिंसिपल था वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। तो 6 का आंसर हमारा F हो रहा है। नेक्स्ट, आंसर इन वन वर्ड, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड। जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1994 में हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी वस्तु का डिमांड यानी कि मांग और प्राइस, आपस में हमें इनका रिलेशन बताना है। तो डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स होता है। जैसे जैसे किसी भी चीज की रेट बढ़ेगी तो जो उसकी डिमांड है वो घटेगी, और अगर किसी भी चीज के रेट कम हो जाएंगे, अगर प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसमें हमारा कैसा रिलेशन हुआ? विपरीत रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट, अगला, बेस्ट, हमारे पास जो दो ऑप्शन है उसमें से हम बेस्ट ऑप्शन चुन लेंगे, और अल्टरनेटिव मतलब होता है हमारे पास एक ही चीज के कई ऑप्शन है। जैसे मान लो हमारे पास दो जगह से ऑफर आया हमारे लिए जॉब का, एक जगह में 80,000 रुपीज मिल रहा है, दूसरी जगह में 1 लाख रुपीज मिल रहा है। तो अगर हम 1 लाख रुपए की जॉब को ज्वाइन करते हैं तो हमें सेक्रीफाइस किसका करना पड़ा? 80,000 रुपए की जॉब का। तो यहाँ पर हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 80,000 रुपीज मानी जाएगी। नेक्स्ट, हाउ आर वेजेस डिटरमाइंड इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में मजदूरी कैसे तय होती है? वेजेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी मार्केट में यानी कि लेबर मार्केट में जो मजदूरी है वो कैसे तय होती है? सप्लाई और डिमांड से, जहां पर वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अगर हमारे पास लेबर की डिमांड कम है और लेबर ज्यादा आ रही है काम करने के लिए, तो वहां पे मजदूरी की रेट गिर जाएगी। और अगर हमें काम करने के लिए 10 आदमी चाहिए लेकिन हमारे पास आदमी सिर्फ 5 ही हैं, तो वहां पर वेजेस की रेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो मजदूरी इस प्रकार से तय होती है, उसकी पूर्ति से और उसकी मांग से। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेजर एरियाज आर देयर इन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसके जो मेजर एरियाज होते हैं स्टडी के, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट, विच टैक्स आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से टैक्स शामिल होते हैं? इनकम टैक्स यानी कि आयकर, या फिर वेल्थ टैक्स जो संपत्ति कर होता है वो भी होता है, गिफ्ट टैक्स उपहार जो कर होता है वो भी होता है, और कैपिटल गेन टैक्स भी होता है। कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है पूंजीगत लाभ। जैसे अगर हम मकान खरीदेंगे तो मकान हमारे नाम पर होगा, या फिर हम कोई प्लॉट वगैरह खरीदें तो उसका टैक्स भी हमें ही देना पड़ेगा। तो ये सब हमारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। प्रभावी मांग, प्रभावी मांग का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? केन्स ने दिया था। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन और आंसर। पहले हमारे 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं वो हमें बतानी है। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें हमारी 3 समस्याएं हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब होता है क्या माल बनाया जाए और कितनी मात्रा यानी क्वांटिटी में बनाया जाए। जैसे मान लो हमें कैपिटल गुड्स बनाना है या हमें कंज्यूमर गुड्स बनाना है, तो पहले हम ये सोचेंगे कंज्यूमर गुड बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाता है, जबकि कैपिटल गुड बनाने में पैसा भी ज्यादा लगता है और समय भी ज्यादा लगता है। और उसके बाद हम ये भी सोचेंगे कि हमें जो कंज्यूमर गुड्स या फिर कैपिटल गुड बनाने, तो वो बनानी कितनी क्वांटिटी में, कहीं ऐसा ना हो कि हमने माल ज्यादा बना लिया हो और मार्केट में बिके ही नहीं। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि जब हम माल बनाएंगे तो माल बनाने के लिए हम माल की टेक्निक कौन सी इस्तेमाल करेंगे, लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अगर हम माल लेबरों से बनवाएंगे
तो हमें अपने ऐसे बिजनेस में कैपिटल कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और अगर हमारा नेचर कैपिटल इंटेंसिव है तो हमें ऐसे बिजनेस में पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर वोम टू प्रोड्यूस। फॉर वोम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है माल किसके लिए बनाया जाए, रिच या फिर पुअर के लिए, माल अमीर के लिए बनाया जाए या फिर गरीब के लिए बनाया जाए। नेक्स्ट, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ए सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। आपको सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में और मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस बताना है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में ये डिफरेंस होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्लान बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी इन द इकोनॉमी। जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है उसमें जो भी प्लान यानी कि जो भी योजनाएं वगैरह है वो कौन बनाता है, सरकार बनाती है। जबकि जो मार्केट इकोनॉमी होती है, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मैनेज्ड थ्रू द मार्केट। जो हमारी बाजार वाली इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी, उसमें सारी की सारी जो गतिविधियां हैं उसको कौन, मार्केट की जो डिमांड और जो सप्लाई फोर्स है वो तय करती है। नेक्स्ट, द प्राइमरी मोटिव इज द सोशल वेलफेयर। जो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है उसका मकसद क्या होता है, समाज की भलाई करना। जैसे हमारे देश में, इंडिया में जो ट्रेन वगैरह वो कौन चला रहा है, भारत सरकार चला रही है। तो जो ट्रेन है उसमें गरीबों को ध्यान में रख करके और गरीबों की भलाई यानी कि कल्याण वगैरह के लिए जो ट्रेनें वगैरह उसमें चलाई जा रही हैं, उसमें गरीब भी यात्रा कर सकता है और अमीर भी कर सकता है। जबकि बस वगैरह में जो फेयर होता है वो ज़्यादा होता है। और जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है, प्रॉफिट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। तो जो मार्केट इकोनॉमी होता है उसमें सिर्फ प्रोड्यूसर का यानी कि माल जो बना रहा है, मैन्युफैक्चरर, उसका एक ही एम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। तो इसको हम प्राइवेट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, a market where there are only two consumers and suppose their demands for goods are given as follows। एक मार्केट है where there are only two consumers, जिसमें सिर्फ दो ही कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता हैं, and suppose their demands for the goods are given as follows, और दोनों जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड ये कर रहे हैं, डिमांड पहला कंज्यूमर उसकी डिमांड ये है और हमारा जो सेकंड कंज्यूमर उसकी डिमांड ये है। कैलकुलेट द मार्केट डिमांड फॉर द गुड्स। आपको बाजार मांग बताना है, तो हमारी जो मार्केट डिमांड है वो हम ऐसे निकालेंगे, हम इन दोनों को टोटल करते जाएंगे। पहला कंज्यूमर 9 यूनिट मांग रहा है और जो दूसरा कंज्यूमर है वो 24 यूनिट मांग रहा है, तो दोनों ने मिलाकर के कितने यूनिट्स कंज्यूम की हैं, 33 यूनिट कंज्यूम की हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, पहले वाले ने 8 इकाइयाँ इस्तेमाल की हैं और दूसरे वाले ने 20 यूनिट यानी इकाइयाँ इस्तेमाल की हैं, तो दोनों ने मिलाकर के 20 और 8 28 यूनिट कंज्यूम कर ली है। तो नेक्स्ट में 18 और 7 को जोड़ेंगे तो 25, 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 22, 14 और 5 को जोड़ेंगे तो 19 और 12 और 4 को जोड़ेंगे तो 16। तो इस तरह से ये हमारी मार्केट डिमांड आ गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंफीरियर गुड्स, गिव एग्जांपल्स। इंफीरियर गुड क्या होते हैं और इसके आपको एग्जांपल भी बताने हैं। तो जो इंफीरियर गुड्स होता है वो कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, हमारी जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड धीरे 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 कम होने लगती है। और अगर कंज्यूमर अगर उसकी इनकम कम होने लगती है तो जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो दोनों में कौन सा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर ज्वार और बाजरा, पहले हमारी इनकम कम थी इसलिए हम ज्वार और बाजरा क्या कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हम धीरे धीरे ज्वार और बाजरा को छोड़ करके वीट मतलब गेहूं पर आ जाएंगे। तो ये हो गया। या फिर जैसे मान लो हमारी इनकम कम है तो हम सस्ते मार्केट में जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए, लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ने लगेगी तो हम सस्ते मार्केट को में धीरे धीरे जाना कम कर देंगे। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। तो जो इसके एग्जाम्पल हो गए वो हो गए बाजरा और राइस लो क्वालिटी का, और नमक। नमक पैकेट वाला भी आता है और खड़ा नमक भी आता है जो गांव वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमारी इनकम कम थी तो फिर हम वैसा वाला नमक खरीदते थे बिना पिसा हुआ, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई तो हमने क्या किया, जो टाटा का नमक आता है पैकेट वाला 30 रुपीज का, वो हमने परचेज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी, जो कीमत होती है
पूर्ति पूर्ति में जो कीमत का लोच होता है वो आपको बताना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितनी किसी वस्तु की कीमत में चेंज आया है, किसी वस्तु की कीमत में जो चेंज आता है उसकी वजह से सप्लाई में कितना चेंज आया है परसेंटेज में, उसको बताने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। फिर से एक बार सुन लो, अगर किसी भी चीज की प्राइस कम होती है या फिर ज्यादा होती है तो जो सप्लाई है ना वो भी ऑटोमेटिक कम या ज्यादा हो जाती है। तो हमें जो सप्लाई में कितना चेंज आया है प्राइस के चेंज होने से, तो ये हमें परसेंटेज में बताना है। जैसे मान लो हम प्रोड्यूसर हैं, हम किसान हैं, अगर मार्केट में गेहूं का रेट बढ़ रहा है, गेहूं का रेट बढ़ रहा है तो ये तो हो गया चेंज इन प्राइस, तो हमारी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन हमें ये ही बताना है कि हमारी जो सप्लाई है वो पहले कितनी थी और अब कितनी है, और जो हमारी सप्लाई बढ़ी है ना वो परसेंटेज में कितनी बढ़ी है। मान लो पहले हम 100 बोरा गेहूं मार्केट में बेचते थे, लेकिन अब हम 200 बोरे गेहूं मार्केट में बेचते हैं, तो हमने 100 बोरा पहले से ज्यादा गेहूं बेचना या भेजना शुरू कर दिया है। तो सप्लाई में कितना चेंज आया है, 100% चेंज आया है। तो यही इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज सप्लाई कर्व फ्रॉम इन द लॉन्ग रन, equilibrium of the firm in the long term, in the short term a firm is forced to face conditions such as profit। जो अल्पकालीन में होता है, शॉर्ट टर्म में हमारे जो माल बनाने के जो फैक्टर हैं, हम किसी भी फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो लेबर है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं और हम असामान्य लाभ या फिर असामान्य हानि वगैरह कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमने लंबे समय में माल बनाया है तो लंबे समय में हम माल बनाने के जितने भी फैक्टर होते हैं ना, चाहे वो फिक्स्ड फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर हो, हम सारे के सारे फैक्टरों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फर्म्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मान लो हमें माल बनाने के लिए 1 साल का टाइम मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मशीन भी डबल कर सकते हैं, हम अपने लेबर भी डबल कर सकते हैं, हमारे बिजनेस में जो हमने पैसा लगा रखा है कैपिटल, हम उसको भी डबल कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। आपको मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है, बाजार संतुलित मूल्य से आप क्या समझते हैं। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द ओनली प्राइस वेयर द डिजायर ऑफ कंज्यूमर्स एंड द डिजायर ऑफ प्रोड्यूसर्स एग्री। तो बाजार संतुलित मूल्य वो होता है जहां पर माल बेचने वाला यानी कि प्रोड्यूसर और माल खरीदने वाला यानी कि कंज्यूमर, दोनों ही लोग, माल बेचने वाला अपना माल बेचने के लिए तैयार हो जाए और माल खरीदने वाला अपना माल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा ये चाहता है कि मेरा माल ज्यादा से ज्यादा रेट पर बिके, और जो कंज्यूमर्स होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरे को माल सस्ते से सस्ता मिले। तो जिस रेट या प्राइस पर एक सेलर अपना माल बेचने के लिए तैयार हो जाए और एक कंज्यूमर यानी कि ग्राहक माल खरीदने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइस फ्लोर, गिव एन एग्जांपल। प्राइस फ्लोर से आप क्या समझते हैं और इसके एग्जांपल बताइए। प्राइस फ्लोर मींस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम एमएसपी भी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कौन तय करता है, सरकार तय करती है, फॉर एनी गुड और सर्विस का, किसी भी सेवा या वस्तु का जो न्यूनतम निर्धारित मूल्य है अगर वो सरकार के द्वारा तय किया जाता है तो उसी को अपन लोग प्राइस फ्लोर कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, इसको अपन लोग प्रशासनिक कीमत भी कहते हैं क्योंकि ये सरकार ने रेट तय की है इसलिए। If the market price of that commodities goes down below the price fixed by the government, then the assures that the fixed price। अगर सरकार किसी भी चीज के रेट तय करती है और वो चीज अगर उस रेट से कम पर बिक रही है तो जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज एन एग्जांपल ऑफ इट। एमएसपी, एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे किसान है, किसान का जो गेहूं है अगर वो मंडी वगैरह में अपना गेहूं लेके जाता है तो वहां पे बनिया लोग क्या करते हैं, बोलते हैं गेहूं 2000 का है, ठीक है आप हमें 1800 में दे दो, 1700 रुपए में दे दो।
तो सरकार उन किसानों से ये बोलती है कि आपको अपना जो गेहूं वगैरह है वो किसी भी बनिया वगैरह पे किसी आदमी को नहीं बेचना है, आपको वो जो अपना गेहूं वगैरह है वो गवर्नमेंट यानी कि हमें ला करके बेचना है। और हमने आपका जो वीट है यानी कि जो गेहूं है उसकी एक रेट फिक्स कर दी है 2,000 रुपए। आपको ये तो अपना गेहूं बेचना है तो 2,000 रुपए में बेचो, और अगर नहीं बिकता है तो फिर आप हमें ला करके वो चीज बेच सकते हो। आज का जो लास्ट अपना क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है व्हाट इज द एवरेज इनकम, राइट द फॉर्मूला। आप औसत आय से या औसत इनकम से क्या समझते हो, इसका फॉर्मूला भी बताना है। एवरेज इनकम इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी। हमने किसी वस्तु को बेचा और उसको वस्तु को बेचने के बाद जो भी हमें लाभ और हानि आती है उससे हमें अपनी एवरेज इनकम मालूम चल जाती है। एवरेज इनकम हम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम ऊपर और क्वांटिटी नीचे। जैसे मान लो हमने 1,00,000 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, और हमने 10 क्वांटिटी बेची है, तो 1,00,000 रुपए हम ऊपर रखेंगे और 10 क्वांटिटी नीचे रखेंगे, तो पर यूनिट बेच करके हमारी जो एवरेज इनकम आई है वो हमें मालूम चल जाएगी। तो 1,00,000 रुपए में अगर हम 10 का डिवाइड देते हैं तो 10,000 रुपए आता है। तो हमारी जो पर यूनिट चीज बिकी है वो किस रेट से बिकी है, 10,000 रुपए से बिकी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। सबसे पहले ओलिगोपोली का मतलब समझ लीजिए आप। ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्प अधिकार। जब किसी भी चीज को बेचने वाले अल्प मतलब थोड़ी सी संख्या में कम लोग होते हैं तो उसको हम लोग ओलिगोपोली कहते हैं। मार्केट इन विच ए फ्यू लार्ज फर्म्स सप्लाई द बल्क ऑफ द मार्केट आउटपुट फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्योर और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। जब किसी मार्केट में माल बड़े लेवल पर बनाने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो, लेकिन वो जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ कुछ ही संख्या में होने चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन को अपन लोग ओलिगोपोली कहते हैं। जैसे कि सीमेंट एग्जांपल के तौर पर, अगर इंडिया में सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं तो मान लो 8 या 10 कंपनियां होंगी, तो ये कम है। तो जब किसी माल को बनाने या बेचने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कुछ कम संख्या में होते हैं, उसी को अपन लोग ओलिगोपोली कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, इंडिया में जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो मोटर बाइक बनाने वाली कंपनियां कम है, टीवी सेट बनाने वाली कंपनियां कम है, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां भी कम है, और मोबाइल की जो सर्विस है वो भी कम ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन को हम लोग ओलिगोपोली कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हमने अपने 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक कवर किए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाकी का सेट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।